आज हम क्लास 12th के तीसरे चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। या तो ये इसी तरह यही प्रश्न पूछे जाएंगे या इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो अक्सर 5 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो अक्सर जो है इन्हीं प्रश्नों से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या नोट कर रखा है। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी एल मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है तथा आई एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें से एक ऑप्शन कोई सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी लूप का चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं हल करके, जो यम बराबर होता है एन आई ए। एन क्या है? लूप में लूपों की संख्या है, आई विद्युत धारा है, ए जो है लूप का क्षेत्रफल है। यहां पर लूप जो है एक ही तार है, मतलब उसमें लूपों की संख्या जो है, छलनों की संख्या 1 है, तो एन को हटा देते हैं तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण जो है वो आई इंटू ए होगा। तार जो है जिसको मोड़ा गया है उसकी लंबाई एल है, तो मोड़ करके जब वृत्त में परिवर्तित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आई और इंटू हमें पाई आर स्क्वायर करना है। क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर हुआ। तो सबसे पहले हम पता करें कि उस तार को मोड़ने पर प्राप्त जो वृत्ताकार छल्ला होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि कितनी होगी? उस तार की लंबाई के बराबर। 2 पाई आर बराबर एल के, तो आर बराबर हो गया एल बटे 2 पाई। बस, फिर कुछ इस प्रश्न में रहता नहीं है। तो यम बराबर हो जाएगा आई यहां पर स्मॉल आई लिखा हुआ है, आई इंटू पाई और आर स्क्वायर का मतलब हुआ एल बटे 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए, आई इंटू पाई एल स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, तो 1 पाई कट जाएगा नीचे से, तो ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर बटे 4 पाई। ये आ गया उस वृत्ताकार लूप का चुंबकीय आघूर्ण आई एल स्क्वायर बटे 4 पाई। आई एल स्क्वायर बटे 4 पाई, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखें। यहां पर कोई यम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग V से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आपको मालूम होना चाहिए वो वृत्ताकार पथ में चलता है, और वृत्ताकार पथ में चलने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो उस जो आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है वही बल उस कण को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इस आधार पर हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कण का वेग v है, आवेश Q है और चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। अब द्रव्यमान कण का m है, तो ये कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस पर बल लगेगा mv स्क्वायर बटे r। ये जो है बल कौन प्रदान करेगा? ये प्रदान करेगा वही चुंबकीय बल। हाँ, ये तो अभिकेंद्र बल उसको चाहिए वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए, और वो कहां से प्राप्त होगा? उसको प्राप्त होगा चुंबकीय बल से QBB, क्योंकि QBB साइन थीटा होता, साइन 90 डिग्री है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, ये B जो है इससे कट गया, त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो QB इंटू R बराबर हो जाएगा MB के। तो इससे हम त्रिज्या R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा MB बटे QB। तो MB बटे QB मतलब B ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में क्या संबंध होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों घटक बराबर हैं बताया गया है। तो बी बी ऊर्ध्वाधर घटक बटे बी एच क्षैतिज घटक बराबर होता है tan थीटा के। ये बराबर है आपस में, इसका मतलब tan थीटा का मान जो है वो कट गए आपस में, बराबर एक आ गया, क्योंकि बी बी और बी एच ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आपस में बराबर हैं, तो कट करके एक आ जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा का 45 डिग्री में मान जो होता है वो एक होता है। तो इस तरह से हमें ये बी ऑप्शन सही होता है, तो नति कोण का मान वहां पर 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको बुक से थोड़ा और इसी तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि एक नंबर में ही पूछे जाते हैं, उनमें ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, है ना। एक नंबर के प्रश्नों को डायरेक्ट आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए क्या आंसर हो जाता है। पहला है कि कोई आवेश Q वाला कोई कण है, वेग b से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गति कर रहा है, उस कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो बल जो है, बल का सूत्र मालूम होना चाहिए आपको। तो बल बराबर होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है क्यू बी बी साइन थीटा। यह बराबर होता है क्यू बी बी साइन थीटा। यहां पर देखिए ये जो कण है वो समांतर गति कर रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो यह बराबर हो जाएगा क्यू बी बी साइन 0 डिग्री, और ये साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल का मान यह बराबर हो जाएगा क्यू बी बी गुणा 0, तो यह बराबर हो गया 0। तो यहां पर 0 लिख देंगे कि उस पर बल जो लगेगा वो 0 लगेगा। पांचवा प्रश्न देखें, यह हमारा चौथा प्रश्न था। पांचवें प्रश्न में एक गतिमान आवेशित कण किसी समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, लंबवत यहां पर दिया गया, लंबवत प्रवेश करता है, तो वो वृत्ताकार पथ में गति करने लगता है। और साथ में ये भी याद रखिए, क्योंकि लगने वाला बल, चुंबकीय बल जो होता है वो उसकी गति यानी वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। अतः चुंबकीय बल उस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि लगने वाला बल जो है उसकी गति की दिशा के लंबवत है, अर्थात उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा। केवल क्या होगा, उसकी दिशा लगातार बदलेगी, मतलब वो वृत्ताकार पथ में गति करेगा, जिससे उसकी दिशा तो बदलती रहेगी, लेकिन उसका वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग की दिशा केवल बदलेगी। इसलिए हम प्रश्न 5 में कहेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कार्य करेगा, उस पर कार्य का मान भी 0 होगा, क्योंकि बल की दिशा और गति की दिशा आपस में लंबवत हैं। तो ये मालूम है कि अब बराबर होता है Q इंटू बी क्रॉस बी, ये होता है। तो बल लगने वाले बल की दिशा उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत है, अतः चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कोई कार्य नहीं करेगा, अर्थात उस कण की जो ऊर्जा है वो उतनी नियत ही रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी, यानी वेग की दिशा बदलेगी, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, अतः उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न जो है वो फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने छठा प्रश्न
लिख रखा है ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या पूछा गया है इस पर निर्भर करेगा भाई, है ना। तो देखिए यहां पर हमने लिख रखा है कि चुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। संबंध जो है हमें पृथ्वी के जो घटक हैं वो 3 मुख्य रूप से घटक हैं। क्या है? एक तो ऊर्ध्वाधर घटक है, एक क्षैतिज घटक है और दूसरा और तीसरा जो है वो नतिकोण है। इनमें आपस में क्या संबंध होता है वो याद करिए। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। मैंने हालांकि एक न्यूमेरिकल भी ले रखा है। ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस रहते हैं, किसी न किसी रूप में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो भू चुंबकत्व में बी इज इक्वल टू होता है बी एच। देखिए आपको यदि चित्र से हम समझाएं, देखिए तो ये तो हो गया क्षैतिज घटक, ये हो गया उसका ऊर्ध्वाधर घटक और ये हमारा बी का मान है और ये होता है नतिकोण। तो यदि चित्र से देखें तो संबंध पता लग जाता है कि इसमें हम ये हमारा बी है, यानी उसका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है उस वो है। अब यहां पर यदि tan थीटा लिखते हैं तो हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा ये जितना ये है उतना इधर हो जाएगा बीबी। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीबी बटे बी एच। इसका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो बीबी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एच tan थीटा। ये बी एच क्या है ये बताना पड़ेगा भाई। बीबी क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है। इसका इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हैं, एक जो है क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है। इसी बी के 2 घटक हैं। तो और बी एच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पूरी बात लिख दीजिए, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का ये क्षैतिज घटक है। तो ये हमें संबंध मालूम होना चाहिए। वैसे तो एक और संबंध होता है और वो भी सूत्र अभी हम लगाएंगे। तो बी ये होता है, इसका बी का मान क्या होगा? ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल बी का वर्ग प्लस बी एच का वर्ग। एक ये घटकों और पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में संबंध है। वैसे आपको लिखना क्या है? लिखना है ये वाला है जो यहां प्रश्न पूछा गया है, वो ये लिखना है बी इज इक्वल टू बी एच tan थीटा। ये लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रश्न करते हैं एक न्यूमेरिकल, है ना। 2 अंकों का प्रश्न मैंने नोट कर रखा है और वो है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक यानी BH का मान दिया गया है। ये प्रश्न 2 है, 3 गॉस और नतिकोण का मान 60 डिग्री दिया गया है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता पता करिए, है ना। हमें बी का मान पता करना है, इसका मान। तो अभी हमने देखा था बी बराबर होता है BH tan 60 डिग्री। तो BH का मान 0.3 है, tan 60 का मान होता है √3। √3 का मतलब 0.3 गुणा 1.7। तो लगभग मान लिख दिया, 7.1 लिख दीजिए। अब इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 7 21 से लेके 2 और 5.1 लगभग 1 2 3। 1 मिनट, ये आया 3 अंकों के बाद इसमें लगेगा ना, 1 2 3 1 2 3। तो 0.513 आया बी का मान। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है बी बराबर होता है वर्गमूल 0.3 का वर्ग प्लस इसको हम 0.51 का वर्ग कर लेते हैं लगभग। तो लगभग में ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.09 प्लस 25। वैसे तो 1.7
13, हाँ ऐसा कुछ होता है। तो ये जो यदि हल करेंगे तो लगभग देखिए निकालिए, तो ये जो है इसका वर्ग कर देते हैं तो आ जाता है लगभग इतना 0.25। इसको गुणा किया तो हमें मान प्राप्त होगा 9×14 और 34। ये लगभग जो है हम इसको मान सकते हैं वर्गमूल 0.36, मतलब कितना मान आ गया, इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। 34 लगभग 36 के बराबर है, तो 0.6 और ये गॉस हो गया, और नहीं तो पूरा पूरा निकाल लीजिए, तो बी का मान 0.6 गॉस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो विभिन्न अवयव हैं उन पर जरूर ही आता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी 2 नंबर का है, बहुत आसान प्रश्न है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, वैसा ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसी के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? एक चुंबक होता है। चुंबकीय द्विध्रुव एक चुंबक होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। इसके 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब मान लिया इन ध्रुवों की जो है कि तीव्रता, प्रत्येक ध्रुव की तीव्रता जो है, ध्रुव की तीव्रता स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इन ध्रुवों के बीच की दूरी मान लिया हमने ले ली 2l। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है चुंबक के ध्रुव की तीव्रता गुणा ध्रुवों के बीच की दूरी। ध्रुवों के बीच की दूरी, ये परिभाषा है। तो चुंबक के ध्रुव की तीव्रता m हमने ली है, m × 2l, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये एक जो है सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है, ये परिमाण लिखा हुआ है, दिशा नहीं है, है ना। इसकी दिशा जो है ये केवल परिमाण है। तो किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, उस चुंबक के ध्रुव की तीव्रता तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होती है दक्षिणी ध्रुव से यस से n की ओर, यस से n की ओर, इधर की तरफ, ये है m की दिशा जो है यस से n की ओर होती है, दिशा हो गई। और आपको इसका यदि मात्रक लिखना है तो आपको यहां जाना पड़ेगा। m बराबर होता है IA। ये भी इसी लूप का, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। इसका जो मात्रक है वो आपको इस सूत्र से निकालना पड़ेगा, और इस सूत्र के अनुसार ये क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है ना। ये हो गया एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग। तो इस तरह से ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर का वर्ग। तो इस सूत्र से हमने इसका मात्रक पता किया। तो मात्रक के लिए आपको यह सूत्र देखना पड़ेगा, और बाकी जो है परिभाषा तो आप इससे दे सकते हैं। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए आगे बढ़िए, अगला है न्यूमेरिकल। फिर से वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये है पहला प्रश्न 3 नंबर का, मैंने नोट कर रखा है। क्या? किसी 100 फेरों वाली तथा 15 × 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है।
इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कुंडली का तल, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर जो बल आघूर्ण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। किसी कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला होता है NIA साइन NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। आई क्या है, आई को हम स्मॉल लिख देते हैं इससे। अच्छा, आई क्या है, फेरों की संख्या होती है। आई विद्युत धारा है, ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा क्या है, जो ये थीटा होता है वो उस कुंडली के तल पर डाले गए लंब तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ जो कोण बनता है। क्या कोण थीटा क्या है, किसी कुंडली के तल पर डाले गए लंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। यानी ये जो है हमारा थीटा जो होगा वो, जिसे मान लिया ये कुंडली है, ठीक है, इस पर इसका तल ये है और इस पर डाला गया लंब ये हो गया। और यदि बी की दिशा किसमें है, तल में है। देखिए बताया गया ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये एक तल है जो कि बी के समांतर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। ये लंब डाला गया है, उसके तल पर डाले गए लंब तथा बी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। तो टा बराबर हो जाएगा NIAB, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो n का मान देखिए कितना, 100 फेरे हैं, I का मान 0.2 एम्पियर है, A का मान हमें निकालना पड़ेगा 15 गुणा 10, वो भी सेंटीमीटर में है। देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, A बराबर है 15 गुणा 10, तो ये तो हो गया 150 सेंटीमीटर का वर्ग। लेकिन हमें मीटर का वर्ग चाहिए, तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 100 गुणा 100 से भाग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको भी मीटर में बदलेंगे, इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो वैसे तो ये आएगा 150 बटे 100 गुणा 100, इसको हम लिख सकते हैं 150 गुणा 10 की घात -4, 100 गुणा 100, 4 शून्य है तो 10 की घात -4, तो क्षेत्रफल हो गया 150 गुणा 10 की घात -4, और बी का मान 1 है। तो इस तरह से यदि हम इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 ये है और 10 की घात 4 ये है, तो 10 की घात -2 ये रह जाएगा। तो 0.2 इंटू 150 गुणा 10 की घात -2 यानी 100 बटे 100, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1.5, तो इसको गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, इतना। और इसका मात्रक मालूम होना चाहिए, वो होता है न्यूटन मीटर। इतना बल आघूर्ण उस कुंडली पर लग रहा होगा। अगला प्रश्न सीधा है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि समझाइए। देखिए साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि हम सिद्धांत लिख के दिखाते हैं। अगला प्रश्न, सिद्धांत क्या होता है, बड़े सरल शब्दों में हम लिखेंगे। साइक्लोट्रॉन का प्रश्न 2 है ये वाला, और सिद्धांत किसका, साइक्लोट्रॉन का। परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की मदद से यदि बार बार
विद्युत क्षेत्र की दिशा में गुजारा जाए तो यह आवेशित कण हर बार त्वरित होकर उच्च ऊर्जा के कण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की मदद से यदि बार बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गुजारा जाए तो यह आवेशित कण हर बार, यानी जितनी बार जो है वो विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा, हर बार क्या होगा, हर बार त्वरित होकर उच्च ऊर्जा के कण के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो साइक्लोट्रॉन में यही किया जाता है, क्या कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। इसी आवेशित कण, विशेष करके धनावेशित कणों को क्या करते हैं, हम उसको आवेशित कण को जो डीज होती हैं, थोड़ा हम बता देते हैं कार्यविधि में क्या करेंगे। तो हो गया सिद्धांत, नोट कर लिया होगा, अब हम मिटा देते हैं। क्या है, परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की मदद से यदि बार बार विद्युत क्षेत्र की दिशा में गुजारा जाए तो यह आवेशित कण हर बार त्वरित होकर उच्च ऊर्जा के कण के रूप में प्राप्त हो जाता है। देखिए कार्यविधि कैसे लिखेंगे, कार्यविधि यहां पर हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा। यहां पर एक हमने नॉर्थ पोल बना लिया और यहां पर डीज बनाते ना, दो डी आकार के खोखले बेलनाकार अर्धखंड होते हैं। ये देखिए एक डी, ये मैंने बना ली। एक दूसरी डी बनाइए, ये है, ये D1 है, ये D2 है। इसको हम उच्च आवृत्ति के विद्युत जनित्र से जोड़ देते हैं। यहां पर बना देते हैं एक उच्च आवृत्ति का विद्युत जनित्र, और यहां पर हमने साउथ पोल ले लिया। ये उच्च आवृत्ति का विद्युत जनित्र है, ये दो डीज हैं, D1 D2 हैं। ये जो है शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हैं N और S। अब क्या किया जाता है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो उच्च आवृत्ति का विद्युत जनित्र है, इसकी सहायता से हम इस गैप में, दोनों डीज के गैप में जो है उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं। यानी एक बार ये प्लस होता, माइनस होता, माइनस होता, प्लस होता, माइनस होता, प्लस होता, इस तरह से उसकी जो है ध्रुवता बदलती रहती है। अब यदि जिस आवेश को हमें उच्च ऊर्जा के कण के रूप में प्राप्त करना है, उसको इस डीज के बीच में रख देते हैं और मान लेते हैं, पॉइंट वाइज उत्तर प्रश्न लिखेंगे। नंबर 1, आवेशित कण को, धनावेशित कण को दोनों डीज के बीच में स्थित गैप में रखते हैं। माना कि D1 जो है वो ऋणात्मक है D2 की तुलना में। ध्यान रखें, हमें कौन सा आवेश त्वरित करना, धनावेश करना है। तो अब हमने पहले क्या लिया, D1 ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो ये हमारा धनात्मक कण जो है क्या होगा, D1 की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो रखा हुआ धनावेशित कण D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा, D1 की तरफ आकर्षित करेगा, और यहां ये D1 में के अंदर जाएगा, तुरंत चुंबकीय क्षेत्र इस पर लंबवत कार्य करने लगेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र कहां पर है, केवल इस खाली गैप के बीच में ही विद्युत क्षेत्र है और कहीं विद्युत क्षेत्र नहीं है। इस इधर और इधर क्या चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इस डीज के तल के लंबवत कार्य कर रहा है। तो ये जो धनावेशित कण है ये D1 में प्रवेश किया क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया था, और ये
अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करेगा। जैसे ही ये अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करेगा उसी समय बीज की ध्रुवता बदल जाएगी। ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब D2 ऋणात्मक हो जाता है और D1 धनात्मक हो जाता है। हम लिखेंगे कि जैसे ही हमारा धनावेशित कण अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करता है करके गैप में पहुंचता है, ठीक उसी समय बीज की ध्रुवता बदल जाती है, अर्थात D2 ऋणात्मक हो जाता है, D1 धनात्मक हो जाता है। इसके कारण ये आवेशित कण पुनः D2 की ओर आकर्षित होकर होगा, यानी D2 की ओर त्वरित होगा कह सकते हैं, और पहले की तुलना में अधिक त्रिज्या का अर्धवृत्त पूरा करेगा। और जैसे ये फिर पूरा करके गैप में पहुंचेगा, तुरंत फिर से ध्रुवता बदलेगी, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। पुनः इस गैप में आने पर ये फिर से त्वरित होगा और फिर अर्धवृत्ताकार फिर से पूरा करेगा। और इस तरह से बार बार जब ये कण इस गैप में पहुंचेगा, ठीक उसी समय ध्रुवता बदल जाएगी। अब फिर से ये ऋण हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर से ये इसका वेग बढ़ जाएगा। तो हर एक राउंड के बाद इसका वेग बढ़ता रहेगा। और वेग कहां पर बढ़ेगा? जब ये गैप को क्रॉस करेगा। और इस तरह से ये लगातार इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर एक लगता है प्रक्षेपक प्लेट लगी होती है, यहां पर एक प्रक्षेपक प्लेट लगी हुई है, और जो क्या करती है, इस आने वाले कण को, धनात्मक कण है तो इसको प्रक्षेपित करने के लिए क्या होना चाहिए? धनात्मक प्लेट होनी चाहिए। यहां पर लगेगा और टकरा करके ये टारगेट पर, ये मान लिया टारगेट है, टारगेट से टकराएगा, यानी विक्षेपित प्लेट की मदद से इसको बीज से बाहर निकाल लिया जाएगा बाहर। उस समय तक इसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो गई होगी, उच्च ऊर्जा का कण बन गया होगा। तो अब जरा समझिए, हमने जो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखा था वो यही था। क्या था कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की मदद से हम इसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हैं, और बार बार इसको मजबूर कर रहे हैं कि ये गैप में आए। कौन मजबूर कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? इसको त्वरित कर रहा है बार बार। जब भी ये गैप को क्रॉस करेगा तो त्वरित होगा, जिससे कि अधिक त्रिज्या का वृत्तीय पथ बनाएगा हर बार, और एक स्थिति में ये जो है डी के बराबर, इसकी त्रिज्या जो है वो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, और विक्षेपक प्लेट से विक्षेपित कर लिया जाएगा। तो ये कार्यविधि है। आप इसको अपने शब्दों में पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिख दें और तैयार कर दें। अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी परीक्षा में किसी न किसी रूप से पूछा ही जाता है। क्या है? 5 अंक के प्रश्नों में देखिए, प्रश्न 1 है 5 नंबर वाला। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो धारावाही, इसमें चित्र बनाइए। 2 धारावाहिक चालक ए और बी हैं। इसकी लंबाई जो है, ये अनंत लंबाई के 2 धारावाही चालक हैं, जिनके बीच की दूरी r है। इस पहले वाले चालक ए में I1 धारा बह रही है, और दूसरे में चालक में I2 धारा एक ही दिशा में बह रही है। देखिए, ये हमें मालूम है कि कोई भी धारावाहिक चालक जो है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम यहां पता कर सकते हैं कि इस बी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए, दिशा होगी ऐसी, इसके लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर जाती हुई। और हमें यह भी मालूम है कि यदि कोई धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो है बल कार्य करता है, जिसका फार्मूला होता है ILB sin थीटा, है ना। अब ये जो धारा इसमें बी चालक में बह रही है वो ऊपर की ओर बह रही है, मतलब इस बोर्ड के तल में है, और जबकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र पहला वाला चालक जिसमें धारा I1 बह रही है वो उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो देखिए धारा ये धारा की दिशा है,
मध्यम उंगली से, और ये जो उंगली है तर्जनी, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो ये अंगूठा बल की दिशा प्रदर्शित कर, ये तो इस पर जो है बल लगेगा इस तरफ की। तो अब हम निकाल लेते हैं। देखिए, माना दो चालक ए तथा बी में की लंबाई अनंत है तथा इनके बीच इनमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये भी लिख सकते हैं। धारा एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों चालकों के बीच की दूरी जो है R है। तो चालक ए द्वारा चालक बी पर उत्पन्न, यहीं से शुरू भी कर सकते हैं, चित्र बनाओ यहां से शुरू हो जाओ, ये भी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R। ये देखिए, ये एक अनंत लंबाई का तार है, सीधा तार है, जो कि R दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सूत्र डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। अतः चालक बी पर लगने वाला बल जो होगा, F1 जो होगा, वो होगा क्या? चालक बी, इसमें लंबाई भी ले लेते हैं। चालक बी की लंबाई यल पर लगने वाला बल, वो होता है फार्मूला F1 बराबर हो जाएगा I, जो इसमें विद्युत धारा बह रही है वो I(L)(B)(1) साइन थीटा। साइन थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री है, तो ILB हो जाएगा, क्योंकि लंबवत जो है, ये जो धारा I2 है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर जा रहा है और धारा ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, तो 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर साइन 90, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, साइन 90 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रखनी है। I2 तो रहेगा, L भी रहेगा, B1 का मान रख दीजिए। B1 का मान हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से देखिए, F1 बराबर हो जाएगा, ये I2 यहाँ आ जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 बटे, और L भी रहेगा 2 पाई R साइन थीटा। साइन 90 डिग्री जो है वो, ये हमने B1 का मान रख दिया। I2L तो रहा, I2L रहा, और म्यू नॉट क्या है, एक नियतांक है, और तो म्यू नॉट I1 2 पाई R वो रहा, और I2 इंटू L से अवगुणा कर दिया। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, म्यू नॉट है ना, जो कि वायु है यहाँ पर। ये F1 हो गया, जो कि इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी चालक A की ओर। ठीक इसी तरह से जो चालक A है वो B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। चालक B द्वारा चालक A पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई R। अतः चालक A पर लगने वाला
बल F2 बराबर हो जाएगा I1 IL, और वो भी लंबाई उसकी भी हमने L लेगी, अतः चालक A की लंबाई L पर, ये भी लिख दीजिए लंबाई L पर, अतः चालक A की लंबाई L पर लगने वाला बल जो है वो ILB2 साइन 90 डिग्री होगा। तो I1 लिखा रहेगा, हमें किसकी वैल्यू रखनी है, B2 की रखनी है ना। तो B2 का मान रख दिया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 और L बटे 2 पाई R। ये देखिए F2 का मान जितना है उतना ही F1 का भी मान है, अतः हम कह सकते हैं, और इसकी दिशा जो होगी, इसकी दिशा जो होगी चालक B की ओर, मतलब एक चालक दूसरे चालक को आकर्षित कर रहा होगा। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फार्मूले जो आ रहे हैं हमारे, क्या आया, F1 बराबर F2 बराबर आया म्यू नॉट I1 I2 L बटे 2 पाई R, ये आया। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इसको F लिख लेते हैं, F बराबर हो गया म्यू नॉट I1 I2 बटे इंटू L बटे 2 पाई R। L को इधर भेजिए, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R, ये आया। ये क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान आया म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R। ये आकर्षण बल है, और यदि धाराएं विपरीत दिशा में होंगी तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस आधार पर ये जो सूत्र आया, इस आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो और R बराबर जो है दूरी, तारों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर हो, तो F बटे L का मान जो आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसका मान होता है 2 गुणा 10 की घात -7। अब इस आधार पर हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। देखिए एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो जिसे लिख सकते हैं, जिसे 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर चालकों में प्रवाहित किया जाए तो चालकों के बीच, चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल प्राप्त होता है। देखिए ये 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसे 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर चालकों में प्रवाहित किया जाए तो चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक शॉर्टकट में हम अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पढ़ देते हैं। क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करना है, और ये जो है सूत्र टॉ बराबर n I a b साइन थीटा, ये वाला सूत्र है। और अंतिम प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण करना है एवं इसकी विशेषताएं बतानी है। ये प्रश्न भी आता ही आता है। तो जो हमारे चुंबकीय दृष्टि से विभिन्न पदार्थ जो हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ,
अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इसके बारे में पढ़ लीजिए और इनकी कुछ विशेषताएं, दो तीन विशेषताएं, तीन विशेषताएं तीनों की जो है याद कर लीजिए। भाई जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। अनुचुंबकीय जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बहुत ही सूक्ष्म रूप से चुंबकित होते हैं। और लौह चुंबकीय क्षेत्र, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। और इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको तीन प्रॉपर्टी कम से कम तैयार कर लीजिए तो ये प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं प्रश्न को, दूसरे को। देखिए इसमें कुछ टेक्निकल बातें हम समझा देते हैं, बाकी आप बुक से अपना देखेंगे। ये वाला प्रश्न 2 5 नंबर में देखिए, यहां पर हम एक कुंडली बनाते हैं ऐसे, ये कुंडली बना ली ABCD, इसमें धारा प्रवाहित करा दीजिए ऐसे। यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र बनाइए, ये B बना दिया। इस कुंडली के तल पर लंब डालिए, ये लंब डाला और ये कोण थीटा है। हम लिखेंगे, मान लिया इस पर बल जो लग रहा है वो, देखिए इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है, F1 है, तो इसकी तरफ इधर जो बल लगेगा F1 है, इस पर F2 लग रहा है, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया। हम सीधी सी बात लिखेंगे F2 और F4 तथा F4 के मान बराबर तथा दिशा एक ही रेखा में तथा बराबर एक ही रेखा में तथा दिशाओं में विपरीत हैं, ये वाले बल। अतः ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या कहें निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और F1 और F2 तथा बल F1 एवं F2 नहीं F3 सॉरी F1 तथा F3 के परिमाण तो बराबर हैं, परंतु वे समरेख नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है। अतः ये बल लूप पर, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण आरोपित करेंगे, बल आघूर्ण आरोपित करेंगे या करते हैं। बस ये मेन बात लिख दी। अब हमें क्या करना है, धारा का मान I है और इसकी लंबाई L है, ये चौड़ाई जो है मैंने ले रखी है B, ये B है, ये L है। तो इस पर F1 का मान निकालिए, तो F1 बराबर हो जाएगा, इतना लिख दिया, F2 और F4 के मान बराबर तथा एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में तथा दिशा में विपरीत हैं। रेखा उनकी एक है, ये देखिए ऐसे, और दिशाएं विपरीत हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये तो हट गए, केवल ये और ये बल रहेगा, एक इधर को लग रहा था, दूसरा दूसरी तरफ को लग रहा है, तो ये कुंडली को ऐसे घुमाएंगे ऐसे, है ना। तो अब इनका मान निकालिए, तो F1 का मान हो जाएगा I L B, और ये कोण जो होगा 90 डिग्री को होगा, साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा I L B। तो उसी तरह से F3 का मान भी I L B ही होगा, F3 का मान। अच्छा, अब हमें एक चित्र बनाना पड़ता है, वो देख लीजिए। वो चित्र क्या होता है, ऐसे बनाते हैं। ये हमारी BC दिशा भुजा हो गई, ये BC भुजा हो गई, इसकी लंबाई B है। यहां पर हमने एक लंब डाल रखा है, ये B की दिशा है, ये कोण थीटा है, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा थीटा हो जाएगा,
ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला तो थीटा हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि लंब डाला गया है ना, तो ये कोण थीटा हो जाता है। एक बल इधर की तरफ लग रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, तो बलों के बीच की दूरी ए बी सी और एन है, मान लिया ये सी एन है, तो बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी ये है, इस त्रिभुज से निकालेंगे, है ना। बल कितना लग रहा है, आई एल बी लग रहा है, और बल बीच की दूरी देखिए, ये इस त्रिभुज से देखिए, साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा एन सी, जो बलों के बीच की दूरी है, ये F1 है और ये F3 है, एन सी बटे बी सी, तो एन सी बराबर हो जाएगा बी सी साइन थीटा, बी सी का मान कितना है, बी है, तो ये हो गया बी साइन थीटा, है ना। तो ये जो है बी साइन थीटा हो गया, तो टॉ बराबर हो गया आई एल क्रॉस बी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा बी साइन थीटा, ये क्या होगा आई, और ये हो गया क्षेत्रफल ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क हो गया। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो जो है लिख देंगे बल आघूर्ण हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये है आपका सूत्र। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार कर लीजिए और परीक्षा के लिए जो है एकदम से रेडी हो जाइए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की, तो उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे। और अगला वीडियो हम जो है फिर से अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जरूर डालेंगे परीक्षा से पहले। तो हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।